तो आज से नया बैच, आपका बैच का नाम है आपका जागृति बैच। ठीक है, ये 12th क्लास के लिए स्पेशल है और जागृति बैच के नाम से जाना जाएगा। ये पूरा जागृति बैच के अंतर्गत में आपका 12 का सारा लेक्चर क्या होगा, आएगा। ठीक है, समय आपको पता है, शाम में रहेगा 4:30 से 6:30। ठीक है, उसमें समय आधा घंटा घटबड़ भी हो सकता है। उसके बाद क्लास डेली करना है। हमारे वीडियो रिकॉर्डेड भी होगा, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आने से आपको फ़ायदा यही होगा कि रिकॉर्डेड में बहुत सारे कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ जो अभ्यास होगा, प्रश्न का अभ्यास कराएंगे, वो सारा क्या होगा, क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो क्लास में रहना आपको अनिवार्य है। क्लास में रहिएगा तो ज़्यादा चीज़ सीख पाइएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। ये कहने का है आपका कि 12 का है, इसमें हम पीछे 11 को भी लेकर के चलेंगे ताकि आपका समझ क्या हो पाए, विकसित हो पाए। अगर कोई 11 में नहीं पढ़े हैं उनको भी फायदा होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग समय के साथ टाइम पे आइएगा। टाइम पे नहीं आइएगा तो फिर नुकसान अंत तक किसको झेलना पड़ेगा, आप लोगों को झेलना पड़ेगा। ठीक है, 12 क्लास में अक्सर लक्षण होता है बानर और बानरी वाला। ठीक है, हाँ, तो आप लोग एक सेना है बानरी सेना और एक है बानर सेना। बानर सेना में एक ही सेना है। ठीक है, और बानरी सेना में बहुत लोग हैं, टेंशन नहीं लीजिए। सब बानरियों लोग देखिए, बानरों लोग भी देखिए। ठीक है, बानर बानरी को हल्के में मत लीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी था ना जी, हाँ, बानर सेना है, था नहीं था, याद ही नहीं है, पढ़े नहीं किया तो है, था है, तो बानर सेना था, बानर सेना था। चलिए जो भी है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, आराम आराम से समझाएंगे, भागेंगे नहीं। ठीक है, जहाँ भी जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, पूछिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपका बैच का नाम आप जान गए, भूगोल। तो अब सबसे पहले हम कौन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो भूगोल। क्या पढ़ाएंगे हम, भूगोल। जो है आपके जागृति बैच में जो पढ़ाया जाएगा, भूगोल को लाया जाएगा। ठीक है, और भूगोल में अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यह जानेंगे भूगोल शब्द किसने दिया, इनका जनक कौन है। तो भूगोल शब्द देने वाले कौन थे, एरेटोस्थनीज थे। कौन थे, एरेटोस्थनीज। यूनानी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, पृथ्वी, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। उसके बाद वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी। चलिए, एरेटोस्थनीज ने एक पुस्तक लिखे हैं, जियोग्राफिया। उन्हीं में इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का क्या किया है, वर्णन किया है और इनको क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी का थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन है। ठीक है, अब हम बात आते हैं कि हमारे मेन है कि हम टॉपिक पे 12 में हम पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर क्या है, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो मेन मुख्य क्या है, हमें मानव, ये भूगोल। ठीक है, इनमें प्रकृति विषय के क्षेत्र में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन पर कुछ यह कर लेंगे, हम लोग पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले यह देखेंगे मानव भूगोल है क्या, इन पर चर्चाएं होगी। मानव भूगोल क्या है, इन पर चर्चाएं होगी। मानव भूगोल के उपागम, यानी कि मानव भूगोल के उपागम देखेंगे। मानव भूगोल
में के अंतर्गत, उपागम के अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं उन पर बात करेंगे। उनके बाद मानव भूगोल के क्षेत्र वो क्या है, उप क्षेत्र, कि किस किस क्षेत्र मानव यानी कि भूगोल के अंतर्गत में जो है हम किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे उन पर हम बातें करेंगे। उसके बाद मानव भूगोल की विचारधाराएं को हम क्या करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। और अंततः हम फिर प्रश्नोत्तरी पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लास में ही होगा। चलिए अब यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आखिर एक सामान्य भाषा में भूगोल है क्या। भूगोल किसको कहेंगे, भूगोल। तो भूगोल एक ऐसे विषय के रूप में पृथ्वी को मानव क्या घर समझता है। भूगोल क्या होता है, एक ऐसे विषय के रूप में है जो पृथ्वी को क्या समझता है, मानव का घर समझता है। ठीक है, और उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पाला है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, प्रथम दृष्टिया में आपको क्या लग रहा है कि पृथ्वी का मतलब मानव का घर, इसका मतलब है क्या है, क्या मधुमक्खी का घर नहीं है, कॉकरोच का घर नहीं है, छिपकली का घर नहीं है, या फिर अन्य जीव जंतुओं का घर नहीं है। इससे बता रहा है क्या, मानव किसका घर है, पृथ्वी किसका घर है, मानव का। लेकिन वहीं पर दूसरी लाइन में देखिए, उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पाला है। इसमें प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर जोर दिया है, यानी कि इन्होंने इसमें क्या है, प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर जोर दिया। यहाँ पर यह मानव को पाला है का मतलब है, तात्पर्य स्पष्ट है कि मानव का तो घर है, लेकिन मानव के घर में मानव को पालने वाला भी क्या है, उसी तो पृथ्वी पर रह रहा है ना। ठीक है, अपने आप में वह दूसरी चीजें वो परिभाषा है। अब ऐसा कोई भाई भी जीव नहीं है जिसमें कि मानव को पालने में उनका योगदान नहीं है। कोई भी ऐसे जीवों का आप नाम उठा लीजिएगा। ठीक है, जैसे से हम आगे बढ़ेंगे, कीटोन प्रजाति होता है एक का, अगर आपका कोई भी जीव का विलुप्ति होता है तो दूसरा जीव उससे प्रभावित होगा, और अंततः जो है मानव प्रभावित होगा। एक उदाहरण आपको बताते हैं, कोई भी आप जीव का बता दीजिए, इस जीव को हट जाएगा तो उसमें मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी जीव का बता दीजिए कि ये नहीं रहेगा तो ही मानव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए कोई जीव है, कीड़ा मकोड़ा कोड़ा, कोनो किसी का भी नाम आप बता सकते हैं। मक्खी। मक्खी को खाने वाला जीव कौन है, छिपकली। गिरगिट। गिरगिट को खाने वाला है सांप हो सकता है। गिरगिट को सांप खाता है। चलिए, सांप को खाने वाला चील। चील को खाने वाला, पहले यहाँ पर चील ध्यान रखेंगे, चील जैसे ही आएगा ये फिर इनके दो भाग हो जाएंगे। चील जैसे आएगा, जितने जीव जंतु बड़े बड़े जीव जंतु मरते हैं, चील उसको क्या करता है, साफ सफाई करता है, यानी कि वह जो गंदगी फैलाएगा सड़ने के बाद उनको खा करके क्या करता है, खुद पचाता है। पचात के बाद उसके बाद क्या करता है, वो जमीन पर वो अपने टट्टी कर देता है, और वो क्या बनता है, खाद बनता है ना। एक तो ये चीज है। दूसरी बात है कि चील को खाने वाला, बाज को भी तो खाने वाला होगा, बिल्ली खाने वाला होगा, बिल्ली को कुत्ता खाने वाला होगा, है ना। कुत्ता को खाने वाला कौन होगा, बाज को मरने का बाद ही खाया जाएगा। शेर काहे, अगर बाज नीचे रहेगा तो नहीं कुत्ता लपेट लेगा उसको। हर कोई शिकारी दूसरे पर लगा हुआ है ना। उसके बाद कौन प्रभावित होगा, शेर प्रभावित होगा ना। अब अगर शेर ना रहे तो जंगलों में कौन रहेगा, हिरण की तादाद ज्यादा होगा। खाली आप बोलेगा हिरण तो हिरने खा के रहता है, खाली हिरण पे डिपेंड नहीं रहता है, अन्य भी जीव जंतुओं पे रहता है, ताकि संतुलन बना रहे, हिरण भी जिंदा रहे, यानी संतुलन बनाने के लिए। अब हिरण अगर ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, वन पदार्थ को क्या कर दे, खाएगा, और इस तरह से वन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब वन नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वायुमंडल
प्रदूषित हो जाएगा, वर्षा समय पे नहीं होगा, सुखाड़ होगा, तो कहीं पर पूरा बाढ़ ही आ जाएगा और अंततः मानव का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। या तो सूखा से भूखों मर जाएगा या फिर बाढ़ में पानी में डूब के मर जाएगा। दोनों कंडीशन हो सकता है, डूब के भी मर सकता है। मान लीजिए गर्मी ज्यादा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लेशियर पिघल गया, समुद्र स्तर क्या हो जाएगा, समुद्र का पानी बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा तो जितने भी समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में जो जितने भी लोग हैं, तटवर्ती है बहुत अंदर तक, अब कितना बढ़ेगा, सारे लोग उसमें बाहर से डूब के मर जाएंगे ना। मरेंगे नहीं मरेंगे? एक मक्खी मरने से क्या से क्या हो गया देखते ही देखते, समझे? तो एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इसलिए अपने आप में परिभाषाओं को क्या कर समाहित कर देता है। इसमें प्रकृति और मानव के अध्ययन पर क्या कहता है, जोर दिया जाता है। ये दोनों अविभाज्य तत्व नहीं है, यानी कि दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। ना तो मानव को अलग कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, प्रकृति को अलग कर सकते हैं। इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। इन्हें हम क्या देखना चाहिए, पूरे समग्र रूप में देखेंगे। किसी एक को पढ़ करके दूसरे को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने ही क्या किए थे, ये भूगोल क्या स्पष्ट व्याख्या इन्होंने दिया था। ठीक, ऐसे बहुत सारे भूगोल वेत्ता उन्होंने दिया है, का मतलब सटीक है। इन्होंने इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इनको परिभाषित किया है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के घटक, यानी कि पृथ्वी के तत्व। सबसे पहले हम यह जानेंगे पृथ्वी के तत्व जो है, जो घटक हैं, वो कितने प्रकार के हैं। तो भौतिक पर्यावरण या फिर भौतिक पर्यावरण बोले, जो कि प्रकृति के तौर पे मिलेगा, और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। यानी कि पृथ्वी के दो तत्व यानी कि घटक, समझिएगा इन चीजों को। या तो घटक का मतलब होता है कि पृथ्वी पर दो प्रकार की चीज होगी, या तो प्रकृति के द्वारा दिया गया तत्व है, या फिर मानव ने उसे निर्मित किया। लेकिन ध्यान रखेगा, मानव निर्मित जब भी करेगा उन्हीं प्राकृतिक चीजों से ही करेगा, ये भी ध्यान रखना होगा। अगर प्राकृतिक चीज ना रहे, मानव कुछ नहीं बना पाएगा। मानव प्रकृति को के चीजों को क्या कर सकता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, लेकिन वह नए निर्माण नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक पत्थर से वो चक्का बना सकता है बैलगाड़ी का, समझ रहे हैं, पत्थर से चक्का बना सकता है, उनको मॉडिफाई किया, पत्थर नहीं बना सकता है, पत्थर की अलग प्रोसेस है, ठीक है। मिट्टी वो नहीं बना सकता है, मिट्टी बनाने का प्रोसेस है, घास को फूस को सड़ा करके उसमें केचुआ डाल करके मिट्टी बनाएगा, लेकिन वो प्रकृति से मिट्टी का कच्चा रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा, प्रकृति से ही ले, यानी मॉडिफाई कर सकता है। वह जो है कच्चा माल तैयार, यानी एक तरह से कहा जाए कि मानव निर्मित पर्यावरण बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से लेना पड़ेगा, भौतिक पर्यावरण यानी कि प्रकृति से लेना पड़ेगा। तो अगर बात करें भौतिक पर्यावरण की बात करें, तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर जो हम बात करेंगे, हम किनके बारे में बात करेंगे, इनमें हम भू आकृति। तो भू आकृति में पता है ना, 3 प्रकार के भू आकृति पाए जाते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, पर्वत, मैदान और पठार। पर्वत, मैदान और स्थल तो पूरे हो गया, स्थल भाग में पर्वत में जाएगा, पठार में जाएगा, मैदान में जाएगा, समझे। तो पर्वत, पठार और मैदान। तो पर्वत, पठार और मैदान देखिएगा, पर्वत, पठार, मैदान के ही अंतर्गत में जो होगा मृदा, ठीक है, जलवायु, जल, वनस्पति, जीव जंतु, क्या होगा, ये सारे यानी भू आकृति तीनों है। इन्हीं तीनों में आपको सब चीज मिलेगा। मृदा मिलेगा, नहीं मिलेगा भू आकृति में, पर्वत, पठार, मैदान में। जलवायु जो देख रहे हैं किन पर डिपेंड करेगा,
इन्हीं पे तो डिपेंड करेगा। जलवाष्प की मात्रा जलवायु में कितनी है, वायु कैसा है, क्या, इन्हीं पे डिपेंड करेगा ना। जल, वनस्पति और जीव जंतु। अब यहां पर देखिएगा, इन्हीं में से जो है पर्वत पठार से आपको नदियां, झील, ये सारे चीज आपको कहाँ मिलेगा? सब प्रकृति का देन है कि नहीं देन है ना। मानव निर्मित में देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण यानी कि सांस्कृतिक दृश्य। सांस्कृतिक दृश्य में मतलब अब इनको हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे इन्हीं कच्चे माल को। यानी कि अगर भू आकृतिक में अगर बात ले तो हम मैदानी क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर कि वह बेसिन क्षेत्र है, जहां पर ढलान कम है, तो ऐसे जगहों में भी घर बनाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर हम क्या करेंगे? घर बना सकते हैं। ये घर बनाए कौन? मानव। लेकिन ये कौन? ये किसका है? प्रकृति का। प्रकृति है। घर बनाने में होने वाले रॉ मटेरियल कच्चे माल भी किनका है? प्रकृति का है। ठीक है। अब कई घर बन जाएगा, इसको हम नाम क्या देंगे? गांव। इसको किसने बनाया? मानव ने बनाया। सड़कें कौन बनाएगा? मानव बनाएगा। रेल लाइन कौन बिछाएगा? मानव। खेत कौन? मानव ही। उद्योग मानव लगाएगा। बंदरगाह कौन बनाएगा? ये सारे के सारे इसके जो हैं ये आएंगे मानव भूगोल के अंतर्गत। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि दो प्रकार के यहाँ भूगोल हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आप पढ़ चुके हैं कहाँ पर? 11th में। हमें 12 में जो पढ़ना है और किस पर पढ़ना है? मानव भूगोल पर। यानी कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, ये 11th में पढ़े हैं। बताइए पर्वत पठार मैदान में अंतर बताइए। आपको बोल दे कि आप पर्वत से लेकर के समुद्र तक का आप एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक चित्र बनाइए। कैसे बनाइएगा? पहले रही पर्वत, उसके बाद नदी। मैदान। नहीं, उसके बाद बताइए। नदी के बाद मैदान। अभी देखिएगा, ये हो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तब ना। ये हो गया क्या? पर्वत। ये जो सपाट भाग ये जो दिख रहा है पर्वत से, ये क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखिएगा। पर्वत, पठार, पूरा प्लेन जब हो गया, मैदान, फिर ये मैदान फिर क्या हो जाएगा? ये जब धंसना पे ढलान होगा, यह क्या होगा? समुद्र। समुद्र के बाद फिर समुद्री मैदान होगा। ठीक है। यहाँ पर भी पर्वत पठार होगा, यहाँ पर भी पर्वत आपको पाया जाएगा। समुद्री पर्वत जिसको हम बोलेंगे कटक के रूप में जानते हैं। ठीक है। बहुत सारे आपको वहां पर मिलेंगे। हिमालय से भी बड़े बड़े ऊंचे इसके अंदर पर्वत आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये सारे जो है आप 11th में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल से जो है आपको क्या है? अवगत कराया जा सकता है। तो मतलब यहाँ पर आपको प्राकृतिक भूगोल अगर नहीं पढ़े हैं तो इतना जान जाइए कि प्राकृतिक भूगोल में पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। पठार का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। मैदान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। इन सारे चीजों पर वहां पर क्या किया जाएगा? विस्तार से समझाया गया। ठीक है। पर्वत के निर्माण में कई सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। ठीक है। दो प्लेटों के टकराने से जब टकराएगा तो बीच का भाग क्या हो जाता है? टकराने के बाद जब निक्षेपित होगा तो ये भागें क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। बड़ी प्लेटें क्या हो जाएगी? मुड़ जाता है। या फिर
कहीं पर क्या होता है, भूसंतति यानी कि कोहबर का भी एक सिद्धांत है, कोहबर के पालन, यानी कि कहा जाता है कि पर्वतों का पालना। मान लीजिए कोई एक भूखंड है, बहुत गड्ढा है और वह अनबैलेंस हो गया, ठीक है, जिस कारण से वो खिंचा हुआ गया, इस कारण यानी पर्वतों के वहां पर जब पढ़ेंगे तो पर्वत के कई प्रकार के पर्वत हैं, ठीक है, मोड़दार पर्वत, बहुत सारे प्रकार के आपको पर्वत देखेंगे, ठीक है। तो ये पर्वत आप देखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो मैदान, मैदान का निर्माण कैसे होगा, जब नदियां जिस मार्ग से जाती है तो क्या करते हैं, ढलान से आएगा तो तेजी गति से धीरे 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 क्या हो जाएगा, उतरते उतरते जब मैदानी क्षेत्र में आ जाएगा तो मैदान में क्या हो जाएगा, बिल्कुल नदियां धीमी गति जाएगी और अंततः नदियां जाकर के पर्वत पर जो है नदियां क्या होती है, एकदम से युवा, ठीक है, पहले जन्म युवा एकदम किसी को भी काट देगा, एकदम से बड़े बड़े गॉर्स का निर्माण करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वह अंततः मैदानों में आकर के क्या हो जाती है, नदियां बूढ़ी हो जाती है और जिस कारण से सुंदरबन डेल्टा इसका क्या है उदाहरण। जब नदी बूढ़ी हो जाएगी तो सारा जो गाद सब ला कर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट कर देगा, जमा कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक डेल्टा का निर्माण कर लेगा, ठीक है। जिन क्षेत्रों में वो काट मतलब वो जमीन को काट नहीं पाती है तो वहां पर एस्चुरी का निर्माण होता है। तो ये सारे चीजें जो है आप भौतिक भूगोल में के अंतर्गत में देखेंगे, देखे हैं कि पर्वत कैसे होता है, पठार कैसे होता है, क्या चीजें होता है, इन पर हम क्या करेंगे, ये 11th में देख चुके हैं। हमें यहाँ जो देखना है मानव निर्मित पर्यावरण, यानी कि हमें मानव भूगोल पर क्या करना है, मानव भूगोल पर हमें चर्चा करना है। भौतिक पर्यावरण को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मानव भूगोल के अंतर्गत में से आप बोले कि बंदरगाह किसको बोलते हैं, जैसे कि रेल जहां लगती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म। जहां हवाई जहाज ठहरती है, जहां हवाई जहाज लैंड करती है उसे क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट, ठीक है। जहां बस खड़ा होता है उसे बस अड्डा। वैसे ही जहां पर पानी जहाज जहां पर ठहरती है उनका जो स्टेशन है उसे बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है। पानी जहाज जा रहा है उन्हीं को बोलते हैं बंदरगाह। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, अभिषेक समझ में आया, नहीं आया, कहाँ समझ में नहीं आया बताइए, नहीं आया तो खेत हम सोच रहे हैं सर, हाँ खेत प्राकृतिक का देन है सर, तो मानव निर्मित में कैसे आएगा, खेत प्रकृति, खेत आपका जो खेत है कैसे होगा, प्रकृति का होता तो सभी का होता ना, आपका खेत कैसे हो गया, आप जो डांट देकर के प्रकृति है, हम जाए ना तो आपके खेत में जो कद्दू लगाए हैं उस कद्दू को तोड़ के आते हैं, कुछ नहीं बोलिएगा, प्रकृति का है ना। प्रकृति के जितने भी उपहार हैं, जितने भी उनके उत्पाद हैं, सब उस पर सभी मानव का समान अधिकार है ना। तो कोई भी जाकर के तोड़ लेगा आपके घर से कद्दू, क्यों, प्रकृति का है। तो भूखंड प्रकृति का देन है, लेकिन जब उसको रचना, खेत हम क्या है, आकार दे दिए, जंगल को साफ करके या मैंने एक भूखंड को तैयार किया, अब उन पर हमारा मालिकाना हक हो गया। हम आपको क्या होता है, रॉ मटेरियल तो मिट्टी तो प्रकृति का ही देन है, लेकिन अब उन पे हमारा मालिकाना हक हो गया। तो मानव उसको जिस ढंग से, आप चाहे उसमें कद्दू उगाइए, या आप चाहिए तो उस पर क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, या फिर आप उनको यूं ही छोड़ दीजिए, या उन पे आप उद्योग लगाइए। यानी कि उनको, उस भूमि को कैसे कौन डिसाइड करेगा, मानव डिसाइड करेगा। भगवान आकर के नहीं कहेगा नहीं बेटा तुम कद्दू लगाओ, इसमें खेसारी का गाछ नहीं होगा, ऐसा बोलेगा। तो मतलब मानव के द्वारा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आया समझ में। चलिए, ये तो अभी परिचय आपका था, अभी चैप्टर में आपका नहीं घुसे हैं। चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इनको पढ़ना है, यानी कि मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल को पढ़ेंगे प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। प्रकृति को ध्यान में रखते हुए के मतलब यहाँ पर है
कि अगर हम उद्योग लगाते हैं, अब किस उद्योग को कहाँ लगाना है, इसमें प्रकृति का ख्याल करें नहीं करेंगे? जहां मन तहां जो मन सो तो नहीं लगा लेंगे ना। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में अगर बात करें तो मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल के क्षेत्र, वो उप क्षेत्र और इनकी विचारधारा क्या है? विचार धाराएं। इन पर हमें क्या करना है? चर्चा। फोकस करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल का उपागम। अब एक एक करके देखेंगे, क्या करेंगे? एक एक करके। तो मानव भूगोल के उपागम में जो है, यानी कि जो अगर बात करें तो इसका हम क्या देखेंगे? इनका विकास क्रम। सबसे पहले हमें मानव भूगोल को अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? मानव भूगोल के उपागम में उनके विकास क्रम को देखना होगा कि मानव भूगोल का आखिर विकास कैसे हुआ। ठीक है, पहले सबसे पहले हम इन्हीं को फोकस करेंगे, मानव का आखिर कैसे विकास हुआ, इन चीजों को हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रारंभिक उपनिवेश। हम देखेंगे प्रारंभिक उपनिवेश युग। ठीक है, प्रारंभिक उपनिवेश युग का यहाँ पर तात्पर्य यहाँ पर है कि जब मानव विकास करना प्रारंभ हुआ और मानव विकास के बारे में मानव भूगोल जब लिखने की यहाँ पर बारी आई तो वह कब से, तो उपनिवेश यहाँ एक शब्द आ रहा है कि आरंभिक उपनिवेश। आरंभिक उपनिवेश का मतलब है वह समय जब विदेशी लोग या फिर विदेशी बोले या फिर एक देश दूसरे देश पर अपना क्या कर रहा था? नियंत्रण स्थापित कर रहा था, चाहे वो व्यापार के उद्योग से मतलब दृष्टि से कर रहा हो, या फिर चाहे वह अपना क्षेत्र विस्तार के लिए कर रहा हो, या फिर नए समुद्री मार्ग के खोज के लिए कर रहा हो। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में तो हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पर कि आरंभिक उपनिवेश युग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आरंभिक उपनिवेश युग है क्या। तो आरंभिक उपनिवेश युग वही है कि जब उपनिवेश फैलाया जाए। जैसे हमारे भारत के कौन से बोले थे, हमारे यहाँ कौन आ रहा है? पुर्तगाली आ रहा है, डच आ रहा है, फ्रेंच आ रहा है, स्पेनिश आ रहा है, डेन आ रहा है ना। वैसे विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों में क्या कर रहा है? सब एक दूसरे को यहाँ से वहां नियंत्रण कर रहा है। क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है। तो पहला विकास क्रम यानी कि मानव भूगोल का विकास क्रम अगर हम स्टार्ट कहां से करते हैं? आरंभिक उपनिवेश युग से। ये देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है, ये चैप्टर देखिए, है ना। मानव भूगोल का वृहत अवस्थाएं यानी क्या? प्रणोद यानी वृहत अवस्थाएं, इनकी अवस्था अवधि, उपागम और बृहत लक्षण, है ना उपागम। तो यही चीज हम यहाँ पर ही बता रहे हैं, इनके उपागम क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ बात करें तो आरंभिक उपनिवेश युग जब था तो उस समय मानव भूगोल में क्या परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन का मतलब यहां होता है, देखिए क्या है? अन्वेषण और विवरण। क्या है? अन्वेषण और विवरण। तो मतलब यहां पर सबसे पहले यहां पर देखिए अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण का तात्पर्य क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो अध्ययन यहां पर किसका होगा? अध्ययन से ज्यादा बेहतर है खोज। अध्ययन क्या है? खोज। नए नए क्षेत्रों का क्या होगा? खोज होगा। याद है ना उपनिवेश काल में खोज हो रहा था, यानी कि प्रारंभिक हमारे यहाँ खोज के ही माध्यम से तो हुआ। पुर्तगाली आया, कौन? वास्को डी गामा, भारत की खोज कर रहा है। कोलंबस अमेरिका का खोज कर रहा है। ये उपनिवेश पूर्व की बात है। उपनिवेश कैसे फैलाएगा?
सबसे पहले जगह देखेगा तभी तो वहां आएगा। तो यानी कि सबसे पहले मानव को जो प्रभावित करने में वह उपनिवेश क्या करेगा, यह प्रारंभिक उपनिवेश को, यानी कि सबसे पहले जगहों का खोज होगा, नए नए क्षेत्रों का क्या होगा, खोज होगा। तो इसी को बोला अन्वेषण और विवरण। विवरण का यहाँ मतलब है कि सबसे पहले खोज हुआ। मान लीजिए भारत आ गया, वास्को डी गामा कहाँ आ गया, भारत। ध्यान रखिएगा, विकास क्रम एकदम हम उपनिवेश प्रारंभ से पढ़ रहे। आप बोलेंगे कि वो आदि मानव के काल तक जाएंगे, नहीं, हम जहां मानव अब विकसित हो चुका है हम यहां से ले रहे, तो इसलिए हम यहां पर लेंगे, ठीक है। तो आरंभिक उपनिवेश में यानी कि सबसे पहले क्या होगा, खोज होगा। मान लीजिए भारत की खोज हुआ, जब भारत की खोज होगा तब यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा ना, क्या किया जाएगा, यानी कि इनके विवरण को रिकॉर्ड किया जाए, नहीं क्या विवरण रिकॉर्ड किया जाएगा। भारत जब आया तो यहाँ पर क्या है, मसाले का उत्पादन हो रहा है, यहाँ सूती कपड़े का उत्पादन हो रहा है। सूती कपड़े के लिए, कच्चा मटेरियल के लिए जो ये भूखंड क्या है, सही है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद खोज जब हो जाएगा तो यहाँ का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। एक विवरण लिख करके रखेगा कि यहाँ पर ये मान के वास्को डी गामा आया होगा, वो सोचा होगा अच्छा ये वाले क्षेत्र में जो है काली मिर्च मिल रहा है, ये वाले क्षेत्र में जीरा मिल रहा है, ये वाले क्षेत्र में अन्य हाँ इलायची मिल रहा है, ठीक है। खास करके यहाँ का जो मसाला था वो काली मिर्च, ठीक है। अगर यहाँ मिल रहा है तो और भी तो कहीं मिल रहा है, ये भी तो होगा ना। तो आरंभ में सबसे पहले यहाँ पर क्या था, खोज हुआ, क्षेत्रों का, नए क्षेत्रों का खोज हो रहा है, अन्वेषण हो रहा है, और उनका एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा जाएगा, एक विवरण बनाया जाएगा। ये क्षेत्र इस योग्य, ये क्षेत्र इस योग्य, इस क्षेत्र योग्य। अब यह क्या होगा, उत्तर उपनिवेश युग। तो आरंभिक उपनिवेश युग में क्या होगा, अब ये क्षेत्र यहाँ पर ये है, यहाँ पर खनिज है, यहाँ पर वो है। अब क्या होगा, लोग यानी विश्व के लोग एक देश से दूसरे देश में यहाँ पर क्या करने के लिए आएगा, अपना लाभ अर्जित करने, उपनिवेश फैलाने के लिए आएगा, लाभ अर्जित करने के। चाहे तो वो यहाँ से कच्चा माल लेकर के चला जाए, कच्चा माल लेकर के गया, निर्मित माल ला करके यहाँ बेच रहा है, ठीक है। तो अब मानव का रहन सहन, आवागमन सब प्रभावित होने होगा। कैसे होगा कि अगर कच्चा माल लेकर के जाना है, बंदरगाह तक लेकर के जाना है, तो रेलवे का विकास होगा, सड़क का विकास होगा ना, बंदरगाह का विकास होगा, कुछ ऐसे फैक्ट्रियां भी लगेगी। अब मान लीजिए मरीज को लेकर के जाना है पॉकेट में, तो बोरा कहाँ से खरीदेगा, यहीं से। तो बोरा हो तो जूट उद्योग लगेगा, होगा ना। अब डिपेंड करता है कौन सा क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में कैसा चीज का उत्पादन हो रहा है, किन चीजों का हो रहा है। कच्चा माल जा रहा है, फिर कच्चा माल से फिर वो जब निर्मित माल आएगा, फिर यहाँ बाजार भी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आरंभिक उपनिवेश युग में क्या होगा, अन्वेषण और उनका विवरण। क्या हुआ, अन्वेषण हुआ, खोज हुआ, और उनका विवरण, एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, एक रिकॉर्ड बनाया गया कि ये क्षेत्र कैसा, किस प्रकृति की है, कहां पर कैसे उपनिवेश किया जा सकता है। उसके बाद आपका आता है उत्तर उपनिवेश युग। उत्तर उपनिवेश युग का मतलब क्या होगा, यहां पर प्रादेशिक विश्लेषण होगा। प्रादेशिक विश्लेषण क्या, मान लीजिए कि अभी मान लीजिए भारत यहां पर आया, और यहां पे मान लीजिए इनका इन्होंने खोज किया, यहाँ का इनका क्या कर लिया, विवरण कर लिया। क्या मैप भी दिखाना पड़ेगा, मैप नहीं दिख रहा है, बताइएगा तो ना, यहाँ से दिखेगा इस पे। हाँ सर दिखेगा, हाँ? दिखेगा। उधर जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है ना, अमेरिका जा रहा है बस। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, दिमाग खोल के देखें एकदम बढ़िया से तो समझ जाएगा, ठीक है। एकदम दिमाग फ्रेश रखो, चलिए। नहीं रखिएगा तो फिर समझ रहे हैं भाई, बोल देंगे तो फिर लगेगा। चलिए, तो यहां पर देखिएगा
कि यहाँ पर क्या अन्वेषण किया जा रहा है, यहाँ ये क्षेत्र है, इनका विवरण को रखा दे जा रहा है। अब अगला उत्तर उपनिवेश युग। उत्तर उपनिवेश युग में क्या होगा कि उपनिवेश के बाद का युग, उत्तर उपनिवेश मतलब उपनिवेश के बाद का युग, मतलब अब देश धीरे धीरे क्या होगा, आजाद होने लगेगा। बहुत सारे देश, हमारे यहाँ आजादी की लड़ाई चल रहा है, हम भी अब आजाद होने के क्या होंगे, कगार पे होंगे ना। यानी कि उपनिवेश के बाद जो होगा कि कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर प्रादेशिक क्या किया जाएगा, विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण का मतलब मान लीजिए ये एशिया क्षेत्र है, ये अफ्रीकन क्षेत्र है, ये यूरोपीय क्षेत्र है। अब क्या होगा, यानी कि प्रादेशिक विस्तार, एक बड़े प्रादेशिक क्षेत्रों का क्या होगा, विस्तार होगा। यानी कि पहले क्षेत्रीय विश्लेषण हो रहा था, यानी कि छोटे छोटे में, अब क्या होगा, थोड़ा बड़े क्षेत्रों पर इसका विश्लेषण किया जाएगा। यूरोप, एशिया, बड़े क्षेत्रों का क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रादेशिक विश्लेषण किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर उपनिवेश युग में 1930 के दशक की अगर बात करें, कब, 1930 के दशक में, यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि लगभग बहुत सारे देश आजादी भी है। वो उत्तर उपनिवेश युग मतलब उत्तर उपनिवेश युग उपनिवेश युग के बाद का युग बोलते हैं उत्तर। उत्तर का मतलब होता है क्या, बाद। जब उपनिवेश से अब देश क्या हो रहा है, आजाद धीरे धीरे आजाद आजाद हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब वह आजादी की ओर, यानी उत्तर उपनिवेश के बाद की स्थिति जो है क्या होगा, जब उपनिवेश से आजाद होगा तो वो क्या करेगा, अपने प्रादेशिक विश्लेषण, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्रों, इन क्षेत्रों का क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। विश्लेषण क्यों करेगा कि मानव के लिए जो है क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, यहाँ के भूखंड क्या है। मान लीजिए ये भूखंड में जो है निर्माण हो रहा है कुछ, इस भूखंड में निर्माण हो रहा है कुछ, तो यहाँ की आवश्यकता यहाँ, यहाँ की आवश्यकता यहाँ, कैसे आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1930 के दशक में जब मैच्योर हो जाएगा, 1930 से 40, 30 के दशक में जो चलेगा, 1930 के 30 का दशक अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ आपका दिया गया भी है 1930 का दशक। अब ये 30 का दशक देखिए, यह युद्ध का दशक दिख रहा है, इसमें कुछ युद्ध हो रहा था 30 में, युद्ध है, आंदोलन युद्ध भी हो रहा था यूरोप सब में युद्ध हो रहा था, कुछ याद है। आर्थिक मंदी आ रहा है, उसका 30 से 40, 39 में विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये दौर चल रहा है। एक क्या है, आर्थिक मंदी है, युद्ध का स्थिति है। अब युद्ध की स्थिति, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन, एक क्षेत्र दूसरे से क्या करेगा, विभेदित, मतलब यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये क्षेत्र इस क्षेत्र से तुलना किया जाएगा। यूरोपीय कंट्री, एशिया कंट्री, अमेरिकी कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, ये क्या होगा, एक तरह का विभेदीकरण। पूर्व की ओर देखो, विभेदीकरण हो रहा है ना। पूर्व की ओर देखो, जो आप हिस्ट्री में पढ़े हैं ना। फिर जर्मनी जो बोल रहा है कि हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, ये किस आधार पर, क्षेत्रीय विभेदन। यानी कि हमारे विभेदन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे क्षेत्र में ये चीजें हैं, लेकिन इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वहां पर ये सारी चीजें हैं। अब उस क्षेत्र में ये सारी चीजें हैं तो उनको हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, समझे। तो क्षेत्रीय विभेदन। और 1950 के 60 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन, यानी स्थानिक संगठन का यहां पर तात्पर्य है मात्रात्मक क्रांति। यहां पर एक शब्द है मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति का मतलब यहां पर है
कि यहाँ हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, मानव का अध्ययन कर रहे हैं ना, मानव भूगोल का। अब मानव भूगोल के अध्ययन में यहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग होगा, डेटा का प्रयोग होगा, आंकड़े का प्रयोग होगा। न्यूटन के नियम को जो है यहाँ पर मान करके, आंकड़ा मान करके और मानव का अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन जो है ये विवादित रहेगा। विवादित क्यों रहेगा? अभी कंप्यूटर कैसे बता सकता है मानव को? मान लीजिए एआई, अभी के तरह उसमें एआई उतना डेवलप नहीं था, बिल्कुल ना कि एकदम ठीक है, लेकिन अगर एक कंप्यूटर एक मानव के बारे में विस्तृत जानकारी कैसे दे सकता है? एक आंकड़े के आधार पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति गया किसी गांव में और उन्हें आंकड़ा जुटा लिया कि इस घर में, इस गांव में जो है 10 व्यक्ति गरीब है, 15 व्यक्ति अमीर है, 30 व्यक्ति क्या है, मध्यम कैटेगरी के है। और इन्होंने ओवरऑल व्यू लगाया कि एक गांव में जब मैंने अध्ययन किया तो सभी आंकड़े ओवरऑल ऐसा हो गया। क्या ऐसा संभव है? उसको हमको ग्राउंड लेवल पे जाकर देखना होगा। सिर्फ आंकड़े के आधार पर नहीं, कुछ 10 व्यक्ति को आंकड़े ले लिए हमने और 10 व्यक्ति का आंकड़े का इतना इतना भोजन है, आपने अमीरों का भोजन लिया, अमीर दिन में 10 बार खाता है, 2 रोटी खाता है, मजदूर बित्ता से खाता है, गिनती नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगर आंकड़े के आधार पर आप विश्लेषण दीजिएगा तो मानवों का सटीक अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। इनका क्या होगा? आलोचना होगा। तो मात्रात्मक क्रांति का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने यहाँ पर डेटाओं का उपयोग किया, कंप्यूटर का, सांख्यिकी का, न्यूटन के नियम का, यानी वैज्ञानिक अन्वेषण का, इन सबों का इन्होंने। अब न्यूटन के लॉ, न्यूटन ने दिया क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। अब क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का मतलब आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। क्या मानव पे लागू होता है? क्या मजदूर जो मजदूरी करता है 8 घंटा, 3 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंग पे चढ़ाता है, या फिर किसान को जाकर के देखिए जो कुदाल चलाता है, कितना मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। लेकिन क्या उनको मेहनत के हिसाब से उनको मेहनताना मिल पाता है? तो ऐसे आधार पर आप आंकड़ों के आधार पर अगर आप बोलेंगे, न्यूटन के नियम अगर लगा देंगे यहाँ पर कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, होगा? नहीं होगा ना। उसके बाद आता है 1970 का दशक, मानवतावादी। यहां पर आता है कि मानव को क्या किया जाएगा? केंद्र में रखा जाएगा। मानव को क्या किया जाएगा? केंद्र में रखा जाएगा और मानव पर फोकस किया जाएगा कि मानव की सुख किसमें है। ठीक है, 1970 से 70 का दशक, याद है बेंथम, मील, इन सब जो मानवतावादी विचारधारा है, यही सब इस समय जो है इनका जो है वो सिद्धांत काफी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इन्होंने दिया पहले, लेकिन इस समय इनके विचार पहले दिया, लेकिन ये विचार जो है ये अब क्या होगा? बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो मानवतावादी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 1990 का दशक, और 1990 के दशक में बात करें तो भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का क्या होगा? यानी 1990 के दशक में ऐसे समझिए कि ग्लोबलाइजेशन का दौर होगा। क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने की वैश्विक सिद्धांत को परियोजना पर प्रश्न उठाने लगा। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। यानी कि यहां पर क्या जोर दिया गया? स्थानीय स्तर पर कि कहां की कैसी क्या आवश्यकता है, कहां की कैसी भौगोलिक स्थिति यहां है। ठीक है, अब उनके हिसाब से मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम मिल रहा है, हमें न्यूक्लियर प्लांट लगाना है कहां? भारत में। हम यहां से न्यूक्लियर मंगाएंगे, अपना प्लांट लगा लेंगे, विद्युत का उत्पादन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहां ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में अगर बात करें, यहां पर उत्पादन हो रहा है, हाँ कच्चे तेल हो रहा है। यहां पर मान लीजिए हम खाद्य पदार्थ की बात करें
तो यहाँ पर हमें एकदम से अंगूर रस भरे फल मिल रहा है और हमें खाने का मन है, और इनको खाने का मन है यहाँ का क्या, डोसा और इडली। तो क्या होगा, आदान प्रदान आदान प्रदान होगा ना, हो नहीं होगा। होगा। तो आधुनिकतावाद यानी कि वैश्वीकरण पर क्या होगा, जोर दिया जाएगा। यानी कि अब अर्थव्यवस्थाएं क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। यानी बृहद सामान्य मानवीय दशाओं की व्याख्या करने के वैश्विक सिद्धांत का प्रयोजन है, वैश्विक सिद्धांत का प्रयोजन लिया जाएगा। और अपने यहाँ पे प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया जाएगा कि हमारा क्या महत्व है। ये बोलेगा ये हमारा क्या महत्व है। अब हर कोई अपने अपने महत्व को समझने लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब यहां पर दिखेगा मानव भूगोल यानी कि आधुनिक मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। और इन्होंने एक परिभाषा दिया, मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य संश्लेषित जो क्या है, अंतः संबंध। यानी कि एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंध। किसी एक को छोड़ करके आप दूसरे की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? तो सबसे पहले यहां पर समझना आपको क्या होगा कि मानव भूगोल का विकास क्रम आपका यहीं स्टार्ट होगा कि मानव भूगोल का विकास क्रम कहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आरंभिक उपनिवेशवाद। आरंभिक उपनिवेशवाद में क्या हो रहा है, भौगोलिक क्षेत्रों का सबसे पहले अन्वेषण यानी खोज हो रहा है। अन्वेषण का मतलब खोज हो रहा है, और उनके विवरण को क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, मतलब उनको समझा जा रहा है। दूसरा होगा उत्तर उपनिवेश युग यानी कि प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण क्षेत्रों का क्या क्या जाएगा, विश्लेषण होगा। ये क्षेत्र किस उपयोग के लिए, ये क्षेत्र कैसे उपयोग के लिए। ठीक है, विश्लेषण का मतलब होता है उसका वर्णन करना, अध्ययन करना। तो विश्लेषण का मतलब होता है, मान लीजिए आपको बोला ये पेन है, ठीक है, बोलेंगे इस पेन का आप विश्लेषण कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, पेन में क्या है, कवर है, ठीक है, इस पेन से क्या होता है, लिखा जाता है, इस पेन से किसी का लाइफ बनाया जा सकता है तो किसी का लाइफ बिगाड़ा जा सकता है। जज अगर लिखे बिगाड़ भी सकता है, बना भी, ऐसा नहीं खाली बिगाड़ ही सकता है, बना भी सकता है। जज इसी पेन से मृत्यु दंड भी दे सकता है, इसी पेन से आपको बाइज्जत बरी भी कर सकता है। आपके सामने सिर्फ एक पेन रखा गया, अब आपके व्याख्या के बहुत बारे, इसी पेन से आप लव लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, और उसी लव लेटर पे जब इसी पेन से दरोगा अगर लिख देगा तो फिर क्या होगा, नहीं क्या होगा, तो आपको मजबूर कर देगा क्या लिखने के लिए, आत्मकथा लिखने के लिए। जब जेल में चले जाएंगे तो अकेले में क्या करिएगा बैठ करके, तो अपनी आत्मकथा लिखेंगे आप। जिस पेन से आपने लव लेटर लिखा जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अब वह व्यक्ति क्या करेगा, उसी पेन से फिर वही पेन देगा तो अपना आत्मकथा लिखेगा कि कैसे हम जेल में आए, कैसे जेल में आए। फिर आपकी जिसके लिए आपने लव लेटर लिखा, आपको मैसेज आएगा कि उनको 2 बच्चे हो गए, फिर तीसरे हो गए, फिर चौथे हो गए, और आप अंदर हैं। जब आप निकले फिर वो आएंगे आपको जाकर के बोलेंगे मामा मामा कैसे हैं उनके बच्चे, ठीक है। ये सारे क्या करेंगे आप, आत्मकथा में। तो ये जो हमने जो भी इसके बारे में लिखे तो क्या क्या विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण का मतलब तो उनका वर्णन करना, उनका विस्तृत अध्ययन करना, अध्ययन करके उनके बारे में क्या करना, लिखना उनका। तो प्रादेशिक विश्लेषण करना, प्रादेशिक विश्लेषण का मतलब अब यहाँ पर दिखेगा ज्योग्राफी में, शायद आप पढ़े या नहीं पढ़े। जैसे कि मान लीजिए हम भौगोलिक क्षेत्र को कई भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि हम भागों में विभाजित करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र मानसूनी क्षेत्र है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। मानसून नहीं पढ़े हैं तो फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो मान लीजिए कि मानसूनी क्षेत्र जो है, क्या मानसूनी क्षेत्र यहीं पर है कि मानसूनी क्षेत्र कहीं और भी है? और भी है। ठीक है, अब यहाँ के मानसूनी क्षेत्र वहाँ के मानसूनी क्षेत्र अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर यहाँ का मानसूनी क्षेत्र है, मतलब कहा जाए अगर भारत मानसूनी जलवायु प्रदेश है, तो इनके साथ साथ में ये क्या होगा, ये ब्राजील और पेरू ये वाले क्षेत्र में भी क्या होगा, कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर क्या होगा मानसूनी। इसका मतलब अगर यहाँ कॉफी मिलेगा कर्नाटका में, तो यहाँ पर भी कॉफी मिलने की संभावना है, हो सकता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए हमारे यहाँ आम नहीं था, ठीक है, और पुर्तगाल में मान लीजिए आम था। पुर्तगाल में जामुन का गाछ नहीं है, हमारे यहाँ आम का गाछ नहीं है। हम चाटो आम का उखाड़े इसको दे दिए यहाँ लगा दिए, जामुन का गाछ। हाँ जामुन का गाछ हम यहाँ दे दिए, यहाँ का आम का गाछ हम यहाँ दिए। तुम जामुन खाओ, हम आम खाएंगे। अब ये भी आम जामुन दोनों खा रहा है, ये भी आम जामुन दोनों खा रहे ये कब होगा, जब आप इनका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि कहाँ कैसे क्षेत्रों में आप जब आवागमन होगा इन क्षेत्रों को, समझे। उसके बाद क्या होगा, क्षेत्रीय विभेदन। विभेदन का मतलब अब अंतर, यानी हम अंतर स्पष्ट, वही अंतर स्पष्ट जो बोले ना, हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं कहाँ का कैसा मौसम है, कहाँ का कौन सा फसल कहाँ उगाया जा सकता है। अब मान लीजिए आर्कटिक पे जाकर के छोड़ देगा आदमी को, जीवित रह पाएगा? आर्कटिक क्या कहा जाएगा, ये मानव के लिए रहने के योग्य नहीं है। उनके रहने के लिए, मानव रहने के लिए ये वाला क्षेत्र क्या होगा, अनुकूलित होगा, ठीक है। नॉर्वे पे कैसे होगा? आए नॉर्वे पे नॉर्वे पूरे नहीं, नॉर्वे कहाँ पे, यहाँ देखिए आर्कटिक देखिए कहाँ है, देख रहे हैं अच्छा नॉर्वे ही है। अटलांटिक देख रहे हैं कहाँ है, आर्कटिक अटलांटिक, ठीक है। अटलांटिक नहीं है सर? आए? अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक, अटलांटिक बीच है। हाँ, अटलांटिक तो ये हो गया, मध्य अटलांटिक, ऐसा कर दीजिए। ठीक है। चलिए महासागर, मतलब आप लोग गजब हैं, गजब। अब उस पे वरना ये बोल। चलिए अब 1950 से 60 के दशक में वो आपको वही बताया कि स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन का मतलब होता है एक वो बनाया जाएगा और उसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे डाटाएं कलेक्ट किया जाता है, बहुत सांख्यिकी डाटाएं कलेक्ट किया जाता है, और इनके आधार पर, और इनमें क्या हुआ, विवाद हुआ कि सांख्यिकी के आधार पर या साइंस के आधार पर आप मानव की व्याख्याएं आप नहीं कर सकते। इनकी क्या होगा, यानी अगर बात करें तो आपका मात्रात्मक क्रांति का क्या हो गया, यहाँ पर आलोचना हुआ। सर हाँ। तब उत्तर उपनिवेश युग और 1930 का दशक में अंतर क्या है? क्या चीज? उत्तर उपनिवेश युग और 1930। यहाँ पर प्रादेशिक विश्लेषण किया जा रहा है, मतलब इनका विश्लेषण, इनका क्या खासियत है, इनका क्या खासियत, इनका क्या खासियत, इनका क्या खासियत है। अब ये सिर्फ ये तक रह गया। यहाँ पर क्या होगा, विभेद किया जाएगा, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है, वो विभेद किया जाएगा, ठीक। आदान प्रदान भी इसी में होगा 1930 का दशक में। स्वाभाविक है, हाँ होगा। ये तो स्वाभाविक है ना। हाँ, अब उसके बाद प्रादेशिक, विश्लेषण हो गया। अच्छा ये नहीं है प्रादेशिक नहीं, 1970 का दशक और 1970 के दशक में, यानी कि इन पर कहा जाएगा कि नहीं ये नहीं होगा, जब भी हो तो मानव को केंद्र में रख करके कोई कार्य हो, ही क्या हो, कार्य कार्य होना चाहिए, ठीक है। तो मानव को ध्यान में रख करके जब होगा, यानी कि यहाँ पर कई सारे क्या होंगे, सिद्धांत आएगा।